हेलो गाइस। सो ये अपना सेकंड लेक्चर है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पे अपना सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन क्या होता है, उसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कार्बोकैटायन को आप जनरेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ये फर्स्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल के प्रोटोनेशन से हम अल्कोहल को मतलब कार्बोकैटायन को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिया हुआ है बाय 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल से अगर हमें कार्बोकैटायन को जनरेट करना है तो हम बेसिकली कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, OH ग्रुप। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन भी आपने उससे ले लिया तो ये वैकेंट हो गया, इसका जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट पड़ा हुआ है। अब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल सकता है। जैसे ही इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को डालेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म हो गया बॉन्ड, बेसिकली डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है। बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, कि यहां से बेसिकली होता है क्या ना, जब कोई भी स्पीशीज अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्पीशीज के साथ शेयर करती है, जो कि पार्शियल शेयरिंग है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शेयर कर रहा है, सो डेटिव बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हाईली और रिएक्टिव बन जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से इजीली यहाँ से वाटर बाहर निकल सकता है। तो क्या करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो क्या बना ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इसलिए है क्योंकि कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप है और 3 अल्काइल ग्रुप होने का मतलब है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप इसके पास लगे हुए ना, ये सभी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई। और ये प्लस आई इफेक्ट से मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की ओर जब पुश करेंगे सो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो ये कार्बोकैटायन अपने आप में स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ओके। सो जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है बाय 2 डिग्री अल्कोहल, कि आप 2 डिग्री अल्कोहल से कार्बोकैटायन को कैसे जनरेट करेंगे। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है, 2 R ग्रुप है इसमें, OH। अगेन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहां अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे ही अपने लोन पेयर से H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, अगेन OH2 बनेगा और अगेन वाटर अपने आप एक स्टेबल लिविंग ग्रुप है, तो यहां से जो वाटर है वो बाहर हो जाएगा। जैसे ही यहां से वाटर बाहर होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री होगा, क्योंकि अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया उसमें 3 अल्काइल ग्रुप थे, बट इसमें 2 ही अल्काइल ग्रुप हैं। और अगर इसमें 2 ही अल्काइल ग्रुप हैं तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप का लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगाता। हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होता है, बट अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये इसको कार्बोकैटायन को क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। सो अगर हम बात करें 3 डिग्री और 2 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियस है 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर 3 अल्काइल ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें 2 डिग्री की जगह पर हम अगर 1 डिग्री से ले लें, लेट्स से वी आर स्टडीइंग जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। तो आप अगर 1 डिग्री से पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, देखो RCH2OH, RCH2OH रिएक्शन विद H पॉजिटिव। अगेन ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेंगे, H पॉजिटिव के वैकेंट ऑर्बिटल में। जैसे ही H पॉजिटिव के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेंगे क्या बनेगा, RCH2OH2 पॉजिटिव। अगेन यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल लिविंग ग्रुप है, तो यहां से ये बाहर हो जाएगा। जैसे ही वाटर यहां से बाहर होगा तो -H2O क्या बनेगा, RCH2 पॉजिटिव। ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वर्क करेगा, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। सो दैट हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में
सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जो होता है वो 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वहां पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, मैं यहां पे ये भी लिख रहा हूं, बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, ये मैं समझाता हूं पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और लास्ट में क्या आएगा 0 डिग्री। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री होता है, आपको बता दिया, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। देन उसके बाद 2 डिग्री होता है और उसके बाद 1 डिग्री का नंबर आता है, देन आपके पास आता है 0 डिग्री। ठीक हो गया। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब है। सो अब मैं आपको समझाता हूँ कि 3 डिग्री यानी कि बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल मतलब 3 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे ज्यादा बेसिक होता है, देन 2 डिग्री, और जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे बेसिसिटी डिक्रीज होती जाएगी, फिर एसिडिटी बढ़ेगी। इसका मतलब लोअर अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन ही समझ सकते हो इसका। देखो कैसे समझोगे इसको, अगर मैं आपसे कहूँ बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल, इसी में कॉन्सेप्ट आता है, यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि बेसिसिटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल। तो अगर आप बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल देखते हो तो मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे लेके चलूंगा, 3 डिग्री और एक 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पर R, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R एंड OH। ये मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। यहाँ पर हम नॉर्मल CH3OH ले लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, नॉर्मल CH3OH ले लिया, दैट्स इट। ये हमारा 0 डिग्री कह सकते हो, ये हमारा 0 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि कोई भी अल्काइल ग्रुप उसके ऊपर नहीं है, कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये 0 डिग्री। अब देखो क्या होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये एसिडिटी कब शो करेगा या बेसिसिटी कब शो करेगा। अगर मैं इसकी एसिडिटी की बात करूं तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेगा, जैसे ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेगा तो R सिंगल बॉन्ड Cr O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, H पॉजिटिव। सेम एज यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेगा, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके, H पॉजिटिव भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए, बट इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेंगे तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन पे एक तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अब इसके पास जब और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा ये हाईली चार्ज बन जाएगा, बहुत ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी तो उससे क्या करेगा, ये दोबारा से H पॉजिटिव आयन को ग्रैब कर लेता है, और दोबारा से H पॉजिटिव आयन को लेने के बाद ये अगेन R3COH बना देता है, यानी कि सॉल्यूशन में इसी फॉर्म में रहता है। बट जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर कोई भी इतने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को रिलीज नहीं करता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। सो यहां पर ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो ये H पॉजिटिव को नहीं ले पाएगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन को जल्दी रिलीज कर देगा, तो ये एसिडिक होगा, जबकि ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करता है तो ये बेसिक होता है। तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल बेसिक अल्कोहल होता है। तो जितने ज्यादा आप अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे कार्बन के ऊपर, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हटाओगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले डिहाइड्रेशन किसका होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा हुआ है। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का बाहर चले जाना, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना। सो अगर मैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करता हूं, ये 2 एग्जांपल आपको दिए गए हैं, और कोई भी एग्जांपल अगर आपको दिए जाते हैं तो अगर आपको डिहाइड्रेशन का रेट बताना है, आपको ये बताना है कि डिहाइड्रेशन किस में पहले होगा। सो दैट इस टाइप के 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की रिएक्शन चलानी, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कह सकते हो, हमने उसमें एसिड डाल दिया और एसिड बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। सो एसिड H पॉजिटिव आयन देता है। सो ऑक्सीजन के लोन पर अगेन H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन के लोन पर H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पर H2 पे H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे OH2 बनेगा, जैसा भी हमने अल्कोहल में पढ़ा, यहाँ भी OH2 बनेगा। अब आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से वाटर बाहर, यहाँ से भी वाटर बाहर, दोनों जगह से जैसे ही वाटर बाहर होगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 2 डिग्री है, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप इधर और एक एल्काइल ग्रुप इधर, कार्बन की चेन 2 डिग्री, जबकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 3 डिग्री बन रहा है। तो डिहाइड्रेशन कहाँ फास्ट होगा, डिहाइड्रेशन वहां फास्ट होगा जहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर यहां से निकलेगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, सो जहां से स्टेबल बनेगा हम वहां से प्रोसीड करेंगे। सो डिहाइड्रेशन इस वाले का फास्ट होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 3 डिग्री है। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बाय द आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि कार्बोकैटायन का जनरेशन ही पढ़ेंगे, बट कार्बोकैटायन का जनरेशन बाय द आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि एल्काइल हैलाइड के आयनाइजेशन से कैसे कार्बोकैटायन बनता है। तो आपने वर्ड सुना होगा होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन। तो अगर मैं बात करूं हेटेरोलिटिक फिजन की, बेसिकली होमोलिटिक नहीं, ये हेटेरोलिटिक फिजन है, ठीक है। कि हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होता है, देखो हेटेरोलिटिक फिजन बेसिकली वो होता है जिसमें कटायन और अनायन बनते हैं। एक होता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बट हेटेरोलिटिक फिजन में कटायन और अनायन बनते हैं। तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया AB, जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना, आपको पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, सो उस केस में क्या होगा, जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन B ले लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता है कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की पावर। तो जैसे ही B बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और A के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम एज अगर मैं एल्काइल हैलाइड दे दूं RI, तो अगर आप RI लेते हो तो आपको पता है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती है, कार्बन से ज्यादा होती है। सो अगर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा। ये जैसे ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहां से हमारा क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। इस तरह से आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, आयनाइजेशन हो गया। अब देखो रेट ऑफ आयनाइजेशन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के केस में आयनाइजेशन का रेट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इन चीजों में कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन में कि कौन पहले आयनाइजेशन शो करेगा, तो सबसे पहले आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और देन क्लोरीन करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है सारे हाइड्रोजन में, और अगर आयोडीन का साइज सभी हाइड्रोजन में सबसे बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज को सबसे अच्छे से आयोडीन ही हैंडल कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जितना बड़ा साइज होगा नेगेटिव चार्ज उतने अच्छे से वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे फास्ट जो रिएक्शन आयनाइजेशन शो करेगा वो आयोडीन करेगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और उसके बाद आएगा फ्लोरीन। ओके, सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने लिखा हुआ है कि समटाइम आयनाइजेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अभी हमने एल्काइल हैलाइड पढ़ा था ना, उसी एल्काइल हैलाइड का ये कॉन्सेप्ट है कि कभी-कभी आयनाइजेशन जो है वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में भी होता है। हर बार ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाए और एल्काइल हैलाइड में R और आयोडीन या फिर जो भी हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले और आयनाइजेशन होकर कार्बोकैटायन बन जाए। कभी-कभी लुईस एसिड की प्रेजेंस में भी कार्बोकैटायन बनते हैं। देखो कैसे, ये एल्काइल हैलाइड है RCl, इसमें क्लोरीन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है इसके आउटर सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं। अब देखो एल्यूमिनियम जो होता है, मतलब कि AlCl3 जो होता है वो अपने आप में लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे कि BF3 वगैरह हम पढ़ते हैं ना, BF3 अपने आप में लुईस एसिड होता है। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन कितना है, sp2 है, यानी कि इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। अगर इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है वो एज अ लुईस एसिड बिहेव करती है। तो बोरॉन फैमिली के मेंबर होता है एल्यूमिनियम की, तो ये भी लुईस एसिड होता है। सो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एल्यूमिनियम क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा।
जैसे ही क्लोरीन इसके वैलेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को डालेगा तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से स्टेट बनेगी। अब उसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज्यादा होती है, ये क्या करेगा, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेगा। जैसे ही बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास लेगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, Al के ऊपर क्या रहा, नेगेटिव चार्ज, तो बाहर हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन R से जा रहे हैं तो R के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तो हर बार जरूरी नहीं कि सिर्फ Ri अल्काइल बाहर हो, कभी-कभी लुईस एसिड की प्रेजेंस में भी क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं। सेम ऐसे एक नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि हमें इसकी रिएक्शन HbCl5 से करानी है, और ये भी अपने आप में लुईस एसिड होता है। तो अगेन सेम प्रोसेस होगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर है। तो केस ये आता है कि हम क्लोरीन को कहां से निकालेंगे। तो अगर आप यहां से क्लोरीन निकालते हो, इस पोजीशन से निकालते हो क्लोरीन, तो HbCl6 बाहर होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, सेम ऊपर वाली प्रोसेस की तरह होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। और अगर आप यहां से क्लोरीन ना निकाल के यहां से क्लोरीन निकालते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। अब बात ये आती है कि कौन ज्यादा फेवर करेगा, तो ये वाला ज्यादा फेवर करेगा, यानी कि मेजर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है, जबकि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है और डिस्टेबल है, या कह सकते हो अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे विनाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है। विनाइलिक कार्बोकैटायन अपने आप में बहुत अनस्टेबल होते हैं, ये भी समझाऊंगा अभी। ये एरोमेटिक क्यों है ये भी समझ लो। ये एरोमेटिक इसलिए है, क्यों, क्योंकि ये हकल के रूल को फॉलो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, देखो ये एरोमेटिक इसलिए क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, फॉलो हकल रूल, फॉलो हकल रूल। ये हकल रूल को फॉलो करेगा, और हकल रूल अपने आप में क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कैसे हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। हकल का रूल कहता है कि 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 इज इक्वल टू 2 आएगा। सो हम लिख सकते हैं 4n इज इक्वल टू 2 - 2, तो 4n इज इक्वल टू बिकम 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 4n इक्वल टू 0 n 0 आ जाएगा। और जब कभी भी n 0 1 2 3 आता है तो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक मतलब हाईली स्टेबल। तो इसीलिए क्लोरीन जो निकलेगा वो इस क्वेश्चन से निकलेगा और हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं कि अगर दो ग्रुप आ जाते हैं तो हमको क्लोरीन कहां से निकालना है, जहां से हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट मैं मेथड आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज बाय हाइड्राइड एक्सट्रैक्शन। हाइड्राइड मतलब क्या होता है ना, हाइड्राइड मतलब होता है H नेगेटिव। हाइड्राइड का मतलब याद रखना, जब हम हाइड्राइड की बात करते हैं तो हाइड्राइड का मतलब अपने आप में H नेगेटिव से होता है, ठीक है। तो हम हाइड्राइड एंड एक्सट्रैक्शन की बात करें कि हाइड्राइड आयन एक्सट्रैक्शन से कार्बोकैटायन कैसे बनता है। सो ये आपके पास एक 7 मेंबर रिंग है, ठीक हो गया। तो बेसिकली अगर आप अभी से देखोगे ना तो ये नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है, अभी नॉन एरोमेटिक रिंग है। ओके, नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। इन दोनों में यहां से ऊपर आपको रेजोनेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां पर आपके पास एक कार्बोकैटायन बना हुआ है, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन बना हुआ है। ये है आपके पास एक कार्बोकैटायन है बेसिकली। इसको प्रोटॉन की जरूरत है, कि प्रोटॉन लेने के बाद ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही ये स्पीशीज अपने H पॉजिटिव आयन H नेगेटिव आयन बाहर निकाल दे, अगर ये अपना हाइड्राइड आयन बाहर निकाल दे, ठीक है, तो अगर यहां से H नेगेटिव निकल के इसके पास जाएगा तो ये तो स्टेबलाइज हो गया, है ना। ट्राइफिनाइल वाला वो तो अपने आप में स्टेबलाइज हो गया, उसको H मिल गया। लेकिन जैसे यहां से H नेगेटिव निकलेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ट्रोपोलियम कटायन बन जाएगा। ट्रोपोलियम कटायन जो होता है ये अपने आप में एरोमेटिक होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। हकल रूल को ये है कि जितने भी बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं कार्बन, वो सभी sp2 हाइब्रिड होने चाहिए। सभी sp2 हाइब्रिड हैं और ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो अब जो अभी तक रेजोनेंस नहीं था वो यहाँ पे अब रेजोनेंस आ चुका है, और अगर रेजोनेंस आ चुका है तो ये कंपाउंड अपने आप में क्या होगा, अब एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने की वजह से हाईली स्टेबल है। एक चीज और याद रखना कि जब कभी भी हमको एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना होता है तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है, जिसमें कॉन्जुगेशन है,
और कॉन्जुगेशन में इवन नंबर के पाई बॉन्ड, कौन से इवन नंबर के पाई बॉन्ड अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर इवन नंबर के पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं तो कंपाउंड अपने आप में एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर उसमें कॉन्जुगेशन है, बट कॉन्जुगेशन होने के साथ साथ उसमें ऑड नंबर के पाई बॉन्ड, ऑड मतलब 1 3 5 7 इस तरह से ऑड नंबर के पाई बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, वो कंपाउंड अपने आप में या वो स्पीसीज अपने आप में एरोमेटिक होती है। तो एक ट्रिक समझ सकते हो, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। और जब हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी तो हमें बताऊंगा मैं कि कॉन्जुगेशन अगर इवन नंबर के पाई बॉन्ड में होता है तो वो एंटी एरोमेटिक, और अगर कॉन्जुगेशन ऑड नंबर के पाई बॉन्ड में होता है तो वो एरोमेटिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरीके से 4 मेंबर के लेते हो साइक्लोब्यूटाडाइन, इस तरीके से लेते हो तो ये आपको पता है कि 2 पाई बॉन्ड्स इवन नंबर एंटी एरोमेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर टेकिंग अ बेंजीन 3 पाई बॉन्ड मतलब ऑड नंबर, कैसा होता है? एरोमेटिक होता है ना। सो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एंटी एरोमेटिक क्या एरोमेटिक क्या है। और हाइड्राइड आयन एक्सट्रैक्शन से कार्बोकेटाइन बनेगा तब कि अगर कोई स्पीसीज H नेगेटिव निकालने के बाद हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाती है तो वहां पे हाइड्राइड एक्सट्रैक्शन इजीली हो जाता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बाय द डाइएजोटाइजेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, कि अगर आप 1 डिग्री एमीन का डाइएजोटाइजेशन कर देते हो तो उससे कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा। सो बेसिकली देखो, ये हमने 1 डिग्री एमीन दिया हुआ है, ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है, मतलब एन के ऊपर एक एन ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री एमीन। अब देखो यहाँ पे हमने NaNO2 और HCl लिया हुआ है, और NaNO2 और HCl बेसिकली क्या होता है ना, डाइएजोटाइजिंग रिएजेंट होता है। यानी कि क्या करता है, इसको एमीन ग्रुप को किस में चेंज कर देता है? N2 में चेंज कर देता है। फिर क्लास 12 में आपने पढ़ा हुआ है बेसिकली डाइएजोटाइज। मैं इसके आगे चल के भी डेरिवेशन आएगी, ठीक है, इसी में डायटोनिक टेक्नो रीअरेंजमेंट वगैरह आएगा। जनरली वो 1 डिग्री एमीन में होता है, तो वहां पे मैकेनिज्म भी कराऊंगा। तो बेसिकली NaNO2 और HCl क्या करता है? डाइएजोटाइजेशन करता है। ये NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? N2 में। जैसे N2 में कन्वर्ट करेगा, आपको पता है नाइट्रोजन गैस अपने आप में बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप है, तो यहां से बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को लेके ये बाहर हो जाएगी। N2 गैस यहां से बाहर होगी, गुड लिविंग ग्रुप है। जैसे ही नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर होगी, इस R के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो इस तरह से हम डाइएजोटाइजेशन करके एमीन का डाइएजोटाइजेशन करके कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज 3 से 4 मेथड मैंने आपको पढ़ाया कि कार्बोकेटाइन को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके ऊपर जो बनेंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। कि यहाँ पर मैं जो आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ा रहा हूँ ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा विद एग्जांपल। जो भी एक्सेप्शनल एग्जांपल होते हैं वो एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट चीजें डीप में क्लियर होगी, ठीक है। ऊपर से नहीं, डीप में लेके चलेंगे कि कैसे चीजें बनती है, कैसे एग्जांपल्स को या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाएगा। तो बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।